वंदे मातरम, आप देख रहे हैं चर्चा है खास। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। राजधानी दिल्ली में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने बाबा साहेब के कथित अपमान को चुनावी मुद्दा बनाने की बात कही है। यह मुद्दा दिल्ली की तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा के लिए केंद्र बिंदु बन गया है। बाबा साहेब आंबेडकर की विरासत को लेकर आरोप प्रत्यारोप से चुनावी चर्चा प्रभावित होने की उम्मीद है, खासकर दिल्ली की कुल 70 में से उन 12 सीटों पर जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी बीते 26 साल से दिल्ली की सत्ता से दूर है और इस बार वो यहां सत्ता हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जिस दलित वोट बैंक पर कभी कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था, वो अब पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो चुका है। बीजेपी के लिए ऐसी विधानसभा सीटों पर प्रदर्शन को बेहतर करने की चुनौती है। तो वहीं दलितों के बीच पूजनीय डॉक्टर BR आंबेडकर समुदाय के सशक्तिकरण और अधिकारों के महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। इसलिए उनके योगदान के प्रति किसी भी तरह की उपेक्षा की धारणा इस महत्वपूर्ण मतदाता वर्ग को भाजपा से और दूर कर सकती है। साथ ही भाजपा अपने राजनीतिक विरोधियों के बारे में कहती रही है कि वे आंबेडकर की विरासत का सम्मान करने के लिए कभी गंभीर नहीं रहे हैं। आज खास इसी पर चर्चा होगी कि आखिर दिल्ली की सियासत में अब जो एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं बाबा साहेब आंबेडकर के इर्द गिर्द घूम रहा है, आखिर उससे कितना राजनीतिक लाभ इन राजनीतिक पार्टियों को नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लगातार ये मुद्दा गरमाया हुआ है। अब से कुछ ही देर में खास मेहमान हमारे बीच में मौजूद होंगे, जिनसे जानेंगे कि आखिर दिल्ली चुनाव के लिए उनके पास क्या मुद्दे हैं और साथ ही साथ इन मुद्दों में वो बाबा साहेब को कितना बड़ा मुद्दा समझ रहे हैं। मुद्दे की बात है या वाकई कहीं ना कहीं जिस तरीके से, क्योंकि वो संविधान निर्माता रहे हैं, उनकी खास खूबियों की बात है। आज यही जानने का प्रयास होगा। तो चलिए सीधा आपको मेहमानों से रूबरू कराते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ भामला बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ जी, बहुत स्वागत आपका। आदेश भारद्वाज कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदेश जी, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ राजेश बैरागी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत। और कुछ ही देर में डॉक्टर निशांत आनंद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे बीच में मौजूद होंगे। शुरुआत आपके साथ करूंगी राजेश बैरागी जी, क्योंकि बाबा साहेब कभी मुद्दा बन जाएंगे राजनीति का, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन अब जिस तरीके से दिल्ली की सियासत भी ये केंद्र बिंदु बन चुका है, क्या लग रहा है आपको, कितना फायदा नुकसान राजनीतिक दलों को नजर आ रहा है? नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि बाबा अंबेडकर कभी मुद्दा बनेंगे। बाबा अंबेडकर हमेशा से मुद्दा। राजनीति का, भारतीय राजनीति, क्योंकि संविधान निर्माता वो भारतीय रहे और राजनीति बावजूद इसके अब इस तरीके से उन पे राजनीति, उनके वर्चस्व को लेकर राजनीति। निश्चित तौर पर, और इसी से अंबेडकर जैसी महान शख्सियत को कमतर कर दिया गया जी, कि उनका राजनीतिक इस्तेमाल होने लगा। उन्हें एक बिरादरी विशेष के साथ जोड़कर रखा गया, इसलिए उनकी शख्सियत का अपमान हुआ है। उनका जितना ऑरा था उसको कम करके आंका गया है। अंबेडकर उससे बहुत बड़ी चीज है। राजनीतिक पार्टियां केवल यदि वोट लेने के लिए अंबेडकर का इस्तेमाल करती हैं तो ये अंबेडकर का सम्मान नहीं है, बल्कि उपयोग है, और उपयोग से भी अधिक दुरुपयोग है। अंबेडकर जिस विचारधारा के साथ भारतीय राजनीति में आए और जिस समय आए, उस समय इस देश में दलितों की और जो वंचित वर्ग है उसकी जो दशा थी वो बेहद खराब थी। उन्होंने उसकी आवाज उठाई, उसके लिए उन्होंने कोशिश की, उसके लिए उन्होंने बहुत कुछ सहा भी। और उस अंबेडकर को केवल एक बिरादरी या एक वर्ग के साथ जोड़कर और फिर उसे राजनीतिक रूप से रोटी सेकने का साधन बनाकर निश्चित तौर पर बाबा साहब के साथ ये बहुत बड़ी बेईमानी की गई। भारतीय राजनीति में ये विद्रूपता हम लगातार देखते हैं कि गांधी को, महात्मा गांधी को, अंबेडकर को, यहाँ तक कि गौतम बुद्ध को एक धर्म वर्ग विशेष और एक विचारधारा के साथ जोड़कर उनका हम सही मूल्यांकन नहीं करते। यही हो रहा है। जहां तक दिल्ली का सवाल है, तो दिल्ली में तो अंबेडकर को लेकर सभी पार्टियां अपना अपना वोट बैंक का खेल तो खेलेंगी ही, और ये आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें देखने को मिलेगा कि दलित वोटों को हासिल करने के लिए, हालांकि किसी खास राजनीतिक दल का अंबेडकर पर अधिकार हो ऐसा नहीं माना जाना चाहिए जी, या दलितों को सम्मान देने का मसला नहीं हुआ है कहीं भी। दलितों को सामान देने का मसला हुआ है।
कि उन्हें सामान देते हैं कि दलित हैं इसलिए इनको ये सुविधा दे दो, इसलिए इनको ये छूट दे दो। उनका सम्मान तो आज भी नहीं हुआ है। हम्म। तो इसलिए ये मुद्दा तो है। बिल्कुल। और देखिए, अब इसको क्योंकि मुद्दा बनाया जा रहा है तो ऐसे में उन्हीं से सवाल, क्योंकि राजनीतिक दलों ने इसे मुद्दा बना रखा है। डॉक्टर निशांत आनंद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो। डॉक्टर निशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत। आपके पास आती हूँ सीधा, क्योंकि आम आदमी पार्टी अच्छा खासा प्रचंड बहुमत लाते रहे हैं आप लोग पिछले चुनाव अगर देखे जाए, लेकिन इस बार बाबा साहेब का ये मुद्दा उठा रहे हैं, अपमान सम्मान की ये लड़ाई, आखिर क्यों? सभी को नमस्कार। देखिए, बीजेपी के ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी का जो ये बयान है, ये बहुत ही निंदनीय बयान है और आम आदमी पार्टी इसको कंडेम करती है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर को 5000 साल लगे दलितों को, माइनॉरिटीज को फ्रीडम दिलाने के लिए। आज बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हमें वोटिंग का राइट है, हमें ये कपड़े पहनने का राइट है। हजारों करोड़ों लोग बाबा साहब अम्बेडकर को पूजते हैं और इस तरीके का बयान, मुझे लगता है इनको माफी मांगनी चाहिए, अपनी गलती माननी चाहिए। देखिए, आम आदमी पार्टी जिसने हमेशा कहा दिल्ली के हर सरकारी दफ्तर में आपको भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो मिलेगी, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी बाबा साहब अम्बेडकर के फुटपाथ पे चलते हैं। बीजेपी ने हर बारी ऐसा कुछ तानाशाही की तरफ जाते हुए माइनॉरिटीज, दलितों, इनके लिए कभी भी कोई काम नहीं किया और हर मौके पे इन्होंने उनकी प्रताड़ना करी है। इनकी 20 राज्यों में सरकार है, इन्होंने एक भी काम माइनॉरिटीज और दलित के लिए नहीं किया। मुझे लगता है बीजेपी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि उनसे गलती हुई है, उनको माफी मांगनी चाहिए, ना कि दोबारा से कोई ट्रिक खेल दें जिस तरीके से वो आज संसद में आज और कल वो जो मुद्दा नया ले आए हैं, ये अपनी गलती को छुपाने का तरीका है। पहले उन्होंने अदानी को जवाब नहीं दिया, पूरी संसद विंटर पार्लियामेंट खत्म कर दी, ना किसी पॉलिसी पे डिस्कशन करी, ना ऑपोजिशन के जवाब दिया। बीजेपी बहुत ही गलत तरीके से अपनी रूलिंग, अपनी पावर को मिसयूज कर रही है। मुझे लगता है बहुत इनको सबसे पहले अपनी गलती माफी मांग के जिन लोगों को ठेस पहुंची है उनसे माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, सदन के भीतर का ये मुद्दा किस तरीके से गरमाया हुआ है, आसिफ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले आदेश भारद्वाज जी, आपके पास सीधा आती हूँ। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं सबसे ज्यादा आक्रामक आप लोग हैं इस मुद्दे को लेकर कि वाकई अपमान हुआ है, और कथित जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं उसको प्रॉपर कोट करते हुए बताइए जरा हमारे दर्शकों को। उन्नति जी, देखिए, जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर गृह मंत्री द्वारा भीमराव अंबेडकर जी के बारे में अपशब्द कहे गए, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और उनसे हमने माफी मांगने और इस्तीफे की मांग की। लेकिन ये अहंकार में भरी हुई सरकार है, ये किसी भी गलती को गलती मानने को तैयार नहीं है। और सच बात ये है कि जो इनके मन में है वो शब्दों के द्वारा अमित शाह जी ने प्रकट किया। तो यही एक देश की बहुत सबसे बड़ी चिंता है कि जो देश अंबेडकर जी को मानता है और देश के संविधान को मानता है, महात्मा गांधी जी को मानता है, ये किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इस संविधान को बदलना चाहते हैं, इस संविधान के खिलाफ काम करना चाहते हैं। यही चिंता हमने समय समय पे जाहिर की और भारतीय जनता पार्टी के आचरण से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा समय समय पे कही हुई बातों से ये झलकता है और कहीं ना कहीं ये उसको बदलना चाहते हैं। ये एक बड़ी चिंता है और उस चिंता को हमने लोगों के बीच में रखा और उसी का कारण था कि जो अमित शाह और मोदी जी 400 पार की बात करते थे, देश के लोगों ने उनकी उस बात को महसूस किया और इनको 240 पे लाके समेट दिया। ये संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सिलेक्शन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इन्होंने साइड किया। तो इस तमाम ऐसी चीजें हैं। किस तरह से उद्योगपतियों से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से उगाही की गई, किस तरह से जिन भले ही हमने आरोप लगाया केजरीवाल जी की पार्टी पे शराब के लिए, लेकिन उन शराब माफियाओं को इन्होंने बेल तब दी जब उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपया इनके खातों में ट्रांसफर कर दिया, रेडी बंद हुए। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इन्होंने एक नहीं कई ऐसे कानून बनाए जिनको संविधान ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा और उसका हम विरोध समय समय पे करते आए हैं। तो ये एक बड़ी चिंता है पूरे देश के गरीबों में, कमजोरों में, असहाय में, तमाम वर्गों के अंदर
कि गांव का गरीब कमजोर किसान भी अगर उसके खेत की मेंढ को कोई दूसरा ताकतवर व्यक्ति तोड़ता है तो अपने खेत में खड़ा होकर वो कह देता है कि मैं जाके कोर्ट में तुझे देख लूंगा। ये साहस अंबेडकर जी का संविधान कांग्रेस के द्वारा बनाया गया उस वक्त का संविधान उसको देता है कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी ताकतवर से ताकतवर व्यक्ति से लड़ लेता है। आपने देखा तमिलनाडु के अंदर किस तरह से एक SC/ST वर्ग के गरीब आदमी की जमीन एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के साथ थी और उस भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने उसकी जमीन कब्जाने के लिए ईडी के द्वारा उसके ऊपर केस रजिस्टर करा दिया। बाद में जांच हुई और मीडिया के कुछ साथियों ने उसकी बात को उठाया और तब जाके कहीं उसको राहत मिली। उसके अकाउंट में भी 450 रुपए थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के लोगों का हर ठीक है, कुल मिलाकर ये आरोप कि वो लोग संविधान बदलना चाहते हैं और पार्लियामेंट संविधान निर्माता का सम्मान नहीं करते हैं और संविधान बदलना चाहते हैं। वहां भी ये आपके वक्तव्य से मुझे 2 सवाल समझ में आ रहे हैं। का साहस रखते हैं तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी मंशा क्या है। ठीक है आदेश जी, मैंने नोट कर लिया आपके दोनों ही पॉइंट। ये मैं पूछूंगी आसिफ जी जैसे ही हमारे साथ उनका फ्रेम जो है सेट होता है। राजेश बैरागी जी, सीधा आपके पास आ रही हूँ क्योंकि ये मुद्दा हम लोगों ने भी गृह मंत्री अमित शाह को सुना है और ऐसे में जो पूरा उनका भाषण है, ऐसे में बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं एक झूठा नैरेटिव सेट करने का प्रयास विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है और महज वो 12 सेकेंड का जो क्लिप है वो केवल यूज किया जा रहा है। क्या ऐसा है? नहीं, ये बात तो निशांत जी से पूछना चाहिए कि अमित शाह ने कहा क्या, क्या कहा गया है जिसको लेकर इतना बवाल हो रहा। आ रही हो डॉक्टर निशांत जी। ये जो है आप कंटिन्यू आप चीजों को अगर सीक्वेंस में देखेंगे तो वो पूरे भाषण को देखिए, मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया उसमें जिसे इतना बड़ा बवाल बना दिया गया है केवल इसलिए कि दिल्ली का चुनाव सामने है। क्या हम राजनीतिक लाभ के लिए जो है वो भाषणों के हिस्से को प्रसारित करते हैं? ये चीजें मुझे नहीं लगता कि उस भाषण में कुछ भी आपत्तिजनक ऐसा था जिसे लेकर ये इतना बड़ा बवाल खड़ा किया। बिल्कुल डॉक्टर निशांत जी, क्योंकि बार बार प्रश्न यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो कौन सा मुद्दा, कौन सा वो सेंटेंस रहा जिसकी वजह से आप लोग इतना ज्यादा आप लोगों ने विकराल रूप धारण किया है कि अपमान किया गया है, उसको स्पष्ट कीजिए। देखिए, अमित शाह जी ने कहा अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, जितना नाम तुमने इनका लिया भगवान का लेते तो आपको स्वर्ग मिल जाता। देखिए, इट इज नॉट व्हाट यू से, इट इज ऑल्सो हाउ यू से। क्या बोला गया और किस तरीके से बोला गया ये साफ जाहिर है उस वीडियो से अगर आप देखें। देखिए, बात समझने की ये है कि जिन अंबेडकर जी को करोड़ों लोग पूजते हैं, क्या उसके पास इनके पास हक है उनको इस तरीके से पोर्ट्रे करने का, कहने का संसद के अंदर? क्यों इन्होंने माफी नहीं मांगी? देखिए, इन्होंने आज तक 20 प्रदेशों में इनकी सरकार है, क्या किया इन्होंने माइनॉरिटीज के लिए, दलितों के लिए क्या किया? आज अडानी का सवाल 15 दिन से अपोजिशन पूछ रही है, उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया? आज इनसे हर एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, बीजेपी की ट्रिक्स क्या रहती है। पूरे नॉर्दर्न इंडिया में अगर पोल्यूशन है तो बात होगी दिल्ली की, अगर अडानी पे सवाल होगा, उसको इंडाइटमेंट लेटर आएगा तो ये किसी और का चेहरा, किसी और के नाम पे। इनको हर बार अपनी गलतियों को, अपने जवाबों को, अपनी चोरियों को छुपाने के लिए कुछ ऐसा नाटक करना पड़ता है जिससे ये अपनी जवाब ना दे सके। मेरा यही कहना है बीजेपी को कि शर्म आनी चाहिए कि तुम्हें ऐसी एक वक्तव्य को भी आपको बचाना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने जय भीम स्कॉलरशिप दिल्ली में लागू की जिसमें हर बच्चे को समान शिक्षा मिल सके, अच्छी शिक्षा मिल सके। बीजेपी ने क्या काम किया ऐसे जहां इनकी इन प्रदेशों में सरकार है? इनकी स्टेटमेंट कि अगर इतना नाम भगवान का लेते तो आपको स्वर्ग प्राप्त हो जाता। कई लोगों के लिए जो अंबेडकर जी को फॉलो करते हैं उनके लिए धरती पे ये स्वर्ग है, और उनके जिनको वो भगवान मानते हैं उनके लिए ऐसे शब्द कहना बहुत ही खराब है। आज हम अपोजिशन चाहती है कि अमित शाह जी एटलीस्ट माफी तो मांगे। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहली बार इस बात को फिर से रिपीट किया कि उन्होंने कोई गलती नहीं करी। मुझे लगता है कि ये बहुत ही शर्म की बात है। हमने स्कूल में बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा, हमने उनकी बायोग्राफी पढ़ी और उन्होंने कहा था कि चलिए ठीक है, आसिफ जी एकदम सही समय पर आप हमारे साथ जुड़े हैं। इस चर्चा में आप ही की कमी थी क्योंकि काफी ज्यादा आरोप आप पर लग चुके हैं और मैं इंतजार ही कर रही थी कि आप इन आरोपों का जवाब दीजिए। ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने संविधान निर्माता का अपमान किया है, ये क्या तरीका है? क्या ऐसा आप लोगों ने कहा है? आप लोग को माफी मांगनी चाहिए, यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे, बर्खास्तगी तक की मांग हुई है।
देखिए, ये लोग बात का बखेड़ा बनाने में बड़े मास्टर हैं और ये देश की जनता जानती है। संविधान को लेके महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ, वो किताब है, वो संविधान की किताब दिखा के, जिसमें अंदर ना कोई पन्ने हैं, ना खुद उन्हें कोई संविधान की जानकारी है विपक्षों को, वही दिखा दिखा के महाराष्ट्र की जनता को बरगला कर जो है महाराष्ट्र में लोकसभा में हमें पराजय का सामना करना पड़ा। तुरंत उसके फलस्वरूप जब रिजल्ट आया, उसके बाद जनता को एहसास हुआ कि भाई ये तो केवल संविधान का ढोक और अम्बेडकरी के नाम पे अपनी रोटी सेकने वाली का एक योजना है इन्होंने जो बनाई, और हमें पुनः जो है बहुमत से महाराष्ट्र में सरकार में लाई उन्होंने। अब जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी और अंबेडकर की चाहत के बारे में और पिछड़े वर्ग का विषय, तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता और चेहरा है, वो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो स्वयं पिछड़ी जाति से आते हैं। तो हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, या अगर जबान से कोई ऐसी बात निकली जो लागवार भी नहीं है, अगर अपने बात में उल्लेख करने में अगर हमने अपनी बात रखी है तो उसको उसे आप गलत तरीके से पेश करोगे तो आपके लिए, आपकी रोटियों सेकने तक ये आपके लिए काम आएगा, लेकिन जनता के काम नहीं आएगा, ना ये वोटों में तब्दील होगा। और अगले चुनाव में भी चाहे कितना ही फेक वीडियो बना ले अरविंद केजरीवाल के बाबा साहब अम्बेडकर पुनर्जन्म लेकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे या जो भी कुछ कर रहे, ये सब कुछ चलेगा नहीं, क्योंकि देश की जनता जानती है कि पिछड़े वर्ग को चाहे नौकरी में हो, चाहे उद्योग में हो, हर क्षेत्र में जो महिलाओं में हो, हर क्षेत्र में अगर न्याय देने का काम किसी ने किया है या बाबा साहब के मूल्यांकन को किसी ने मन से चाहा है और संविधान को सर से झुककर मस्तक हुआ है कोई, तो वो और कोई नहीं बल्कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। और वो एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं। आप लोग ये ढोंग अभी करना बंद कर दो कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान बदल जाएगा। ये हरियाणा में भी लोगों ने इसको आदेश भारद्वाज जी, ये ढोंग करना बंद कर दीजिए। सीधा सीधा नसीहत वो दे रहे हैं कि ये ढोंग करना बंद कर दीजिए और ये गलत नैरेटिव सेट करना बंद कर दीजिए। अब 1-on-1 जवाब दीजिएगा, आसिफ जी भी और आदेश जी भी, जल्दी जल्दी। उन्नति जी, भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में कितना अंतर है ये पूरा देश जान चुका है। संविधान का कितना सम्मान करते हैं पूरा देश इसको जान चुका है। इस तरह से ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, इलेक्शन कमीशन का तमाम चीजों का दुरुपयोग करते हैं। और इसी कड़ी में जो है इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर आदेश जी, आपने कहा था अपशब्द का इस्तेमाल हुआ है, वो अपशब्द भी कोट कीजिए जरा। मैं उसीलिए कह रहा हूँ कि अब इनका इतना साहस बढ़ गया है कि पार्लियामेंट के अंदर जो लोकतंत्र का मंदिर है, हम इसको पवित्र ग्रंथ की तरह मानते हैं और जिन लोगों ने इसको लिखा उनको भगवान की तरह लोग पूजते हैं। उनके बारे में भी अपशब्द कहने का साहस इनके अंदर आ गया, इतना अहंकार और घमंड इनके अंदर है। और यही चीज, लेकिन यही सवाल 5 मुद्दे आप गिनवाइए, क्योंकि आप गिनवाइए और डॉक्टर निशांत आनंद जी, आप दोनों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि दर्शकों को भी समझ में आए कि आखिर किन चीजों का विरोध हो रहा है और सत्ता पक्ष ये समझाए कि आखिर उन लोग को अगर गलती की है तो आप लोग को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जवाबदेही आप लोग की बनती है। तो आप वो मुद्दे गिनवाइए मुझे कि किस तरीके से आप लोग को लग रहा है कि संविधान बदल दिया जाएगा, या फिर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि कहीं ना कहीं नीति स्पष्ट कर रहे हैं एनडीए सरकार की कि वो पूरी तरीके से संविधान विरोधी है। उन्नति आदेश जी, पहले आप। तरह से देश के संविधान को बदल के देश की संपत्तियों को एक ही व्यक्ति को लुटाया जा रहा है। जो संविधान में नियम है उन नियमों को बदला जा रहा है। कौन से नियम को बदला जा रहा है? का फायदा सिर्फ एक ही व्यक्ति कौन से नियम को बदला जा रहा है? देश के अंदर किया जा रहा है। देश के अंदर नौजवानों के रोजगार कम होते जा रहे हैं, उनके रोजगारों के अवसर को खत्म किया जा रहा है।
वो अपनी बात सरकार से कहना चाहते हैं, उनकी बात कोई सुनता नहीं है। रात को 4 बजे उठा के मुद्दे कौन से हैं? ऐसे मुद्दे कौन से एनडीए सरकार के आपको कौन सी नीतियां, कौन से विधेयक ऐसे लग रहे हैं जो आपको लगता है कि पूरी तरीके से विकास के खिलाफ है? ठीक है, आपका टाइम आउट हो रहा है। अब डॉक्टर निशांत जी, उम्मीद करती हूँ आप बता पाएंगे। डॉक्टर निशांत जी, 5 मुद्दे में जानना चाहती हूँ कि आखिर किसके माध्यम से आप लोग को लग रहा है कि बीजेपी संविधान विरोधी है, एनडीए की सरकार? आज तक के जितने प्रधानमंत्री हुए सभी प्रधानमंत्रियों ने। आदेश जी, अब डॉक्टर निशांत कृपया करके बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से उसका जवाब जरूर लेना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लूंगी, ये पैनल पर आप हैं और सबसे मैं जवाब लूंगी। जी बोलिए। बिल्कुल 15 दिनों से विंटर पार्लियामेंट में एलओपी ने सबने मिलकर एक सवाल पूछा कि अदानी के ऊपर बात करी जाए, चर्चा करी जाए, चर्चा नहीं हुई। संभल के ऊपर बात करी जाए, चर्चा नहीं हुई। इससे ये साबित होता है कि रूलिंग पार्टी, एलओपी, ओपोजिशन किसी को कुछ वैल्यू नहीं देती, अपनी पावर का मिसयूज कर रही है। अडानी का और संविधान का थोड़ा सा मेल कराना बहुत ज्यादा मुश्किल आपको नहीं लग रहा डॉक्टर निशांत जी? अडानी का मुद्दा संविधान के मुद्दे पर लाना। इलेक्शन जो उन्होंने 2 दिन पहले वन इलेक्शन की बात करी, वन एजुकेशन की बात नहीं करी, वन हेल्थ, वन इलेक्शन, वन नेशन में आपको लगता है कि खराबी है, संविधान विरोधी है वो? इसलिए खराबी है। जो संविधान बना हुआ उसको ये बदलना क्यों चाहते हैं? जब आज तक इन्होंने वन एजुकेशन, वन हेल्थ शब्द होता है संशोधन, एक शब्द होता है संशोधन, जो कि कई बार हुआ है और ये हम लोगों ने सुना है। जब बहस होती है सदन के अंदर तो बड़ी गंभीरता से दर्शक भी सुनते हैं, जो जनता होती है वो सुनती है कि आखिर क्या चर्चा हो रही है। तो कब कब संविधान में संशोधन हुआ है, दोनों ही पक्षों की तरफ से रखा गया। पार्टी से कौन सवाल पूछ सकता है? एलओपी पूछ सकता है, ऑपोजिशन पूछ सकती है। आज 6 महीने से जो एलओपी या ऑपोजिशन पूछ रही है, एक भी जवाब आसिफ जी, आप लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप लोग संविधान बदल रहे हैं। क्यों आप लोग कहीं ना कहीं विपक्ष को भरोसे में नहीं ले पाते हैं कि विपक्ष आप लोग पर यह आरोप लगा पाता है कि आप लोग संविधान बदलना चाहते हैं? इतना बड़ा भ्रम कैसे? आसिफ जी, मैं अपनी एक आखिरी बात कह देता हूं जब तक आसिफ जी वापसी लाइव पे आते हैं। अभी 50 हजार रुपए की नोटों की राज्यसभा एक कांग्रेस के एमपी पे मिली। आ रही डॉक्टर निशांत जी, बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाई। मेरी आवाज आ रही है? संविधान बदलने का जो नारा है, इलेक्शन ये लोग आलाप रहे हैं और इस नारे ने इन्हें फायदा दिया जरूर लोकसभा में, लेकिन ये नहीं समझते कि झूठ बहुत ज्यादा दिन नहीं टिकता है। इनके अपने नेता जो एलओपी के हैं वो संविधान की चिट्ठी को सार्वजनिक रूप से किस तरीके से सरेआम और जनता को उसकी जो है आलोचना की है, ये पूरे देश ने देखा है। ये आपको और मुझे बताने की जरूरत नहीं है अब। और ये भी सत्य है कि ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है बरगलाने का। और जो बाबा साहब अम्बेडकर जी, अरे बाबा साहब अम्बेडकर जी को हराने के लिए और वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बने उसके लिए कोशिश तो यही एलओपी की पार्टी और उनके लोगों ने की थी ना भाई। ये तो कोई हमारा विषय नहीं रहा। आप लोग जो है अपने तरीके से संविधान कहीं ना कहीं कामों के जरिए भी प्रकट होना चाहिए। हमने उसमें जो संशोधन किया है संविधान में वो किस लिए किया है? कश्मीर के लिए, 370 के लिए, अच्छे फैसलों के लिए, विकास के लिए संविधान में संशोधन किया गया। राजेश बैरागी जी, आपसे मैं एक कमेंट चाहती हूं कि आखिर सम्मान क्या है? आप उनके कामों का, उनके एजेंडे का, उनके संकल्प का पालन करें, ये सम्मान है, या सिर्फ आपको अपने शब्दों में सम्मान रखने की जरूरत है? ये दो बातें अलग अलग हैं। फिलहाल क्या राजनीतिक दलों की तरफ से आपको दिख रहा है, कौन सम्मान कौन अपमान कर रहा है? शब्दों में देखिए, भारतीय राजनीति में, भारतीय संस्कृति में चरणों की नहीं आचरणों की पूजा होती है। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उनके आचरणों के कारण उनका सम्मान करते हैं। उनके आचरण पर चलने की कोशिश सभी राजनीतिक दलों को करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें हमने केवल एक चुनावी मुद्दा बना दिया। उनके आचरणों को हम अपने व्यवहार में नहीं ला पाते जी। इसलिए मैं ऐसी सभी महान शख्सियतों के दुरुपयोग पर हमेशा चिंतित रहता हूं कि ये लोग उसका
कोई ऐसी बात सामने नहीं लाते चर्चाओं में, बहस में, जिसमें कि ये लगे कि अम्बेडकर को जानते भी हैं। बिल्कुल, आप देखिए देखेंगे वाकई कहीं ना कहीं बाबा कोई साहेब के राजनीतिक नाम दल पर इस पर कोई खींचतान बात नहीं मची हुई है और डोर दोनों ही तरफ से पकड़ी गई है, सत्ता पक्ष की तरफ से भी, जी, विपक्ष की तरफ से भी। और अभी भी ये खींचतान कितनी जारी रहती है देखना होगा, और दिल्ली के चुनाव पर इसका क्या असर होता है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चर्चाएं खास में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।